नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज उन बच्चों को जिन्होंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दिए हैं लेकिन चैप्टर 2 यानी कि सॉल्यूशन नहीं पढ़े हैं, और वो बच्चे भी जो एक बार पढ़ चुके हैं वो दोबारा रिवीजन करना चाहते हैं, उन सारे बच्चों के लिए आज मैं क्लास ले रहा हूं। आज की क्लास स्पेशल होगी क्योंकि आज जो मैं पढ़ाऊंगा आपको एक एक बातें आपको समझ में आने वाली है। तो आज क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन, ये आपके 12th में भी काम आएंगे और आपके नीट और आईआईटी जेईई के एग्जाम में भी काम आएंगे। यानी जैसा भी आप यूज करना चाहो, जैसा भी पढ़ना चाहो, जैसा भी समझना चाहो, आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस पे बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा। तो आज की क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आज की क्लास में क्या होने वाली है इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे आपसे। तो सबसे पहली बात है, रसायन विज्ञान में यानी कि केमिस्ट्री में आपके लिए, केमिस्ट्री में आप देखेंगे सबसे पहली बात है चैप्टर 2 में सॉल्यूशन, यानी कि चैप्टर का नाम है विलयन, विलयन एवं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आज स्टार्ट करते हैं। सारे स्टूडेंट मेरे साथ चलें, आगे आगे बढ़ते जाएं। आज की क्लास में आप क्या पढ़ने वाले हैं ये सबसे पहले देखें। आज की क्लास में आप देखने वाले हैं सॉल्यूशन क्या है, विलयन क्या है, उनका परिचय, परिभाषा, विलेय और विलायक क्या होते हैं, सांद्रता इकाइयां, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, नॉर्मलता, ये सब क्या होते हैं, इनको देखेंगे। लास्ट में आपको क्वेश्चन कराऊंगा, उन प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे, एमसीक्यूज के फॉर्म में होंगे। उसके बाद आपको मैं होमवर्क दूंगा और नेक्स्ट क्लास क्या होंगी इनके बारे में बताऊंगा आपको। तो सारे बच्चे मेरे साथ आप जुड़ जाइए जी। डाउटनेट में नहीं आए, ये विक्रम हैब केमिस्ट्री की क्लासेस है जो कि विक्रम सिंह चैनल के साथ आप देख रहे हैं, लेकिन ये क्लास आपके लिए विशेष होने वाली है क्योंकि हमने जो उनकी स्पेशलिटी है उनको हमने लिया है और हमने साथ मिलकर काम करने का सोचा है। तो बिल्कुल आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ रहिए क्योंकि आपको मेरे पढ़ाई से आपको मतलब है और मेरे पढ़ाई से ही आपको फायदा हो रहा है। तो आपको चाहे मैं जहां भी रहूं मैं वहां पर आपका साथ दूंगा। बिल्कुल चैनल देखिए, आप इनके साथ जुड़े। तो आप सब मेरे साथ रहिए बहुत बढ़िया तरीके से। बिहार का लाडला परमानंद कुशवाहा और प्रशांत और बाकी सारे स्टूडेंट जो मेरे साथ हैं, सारे बच्चों को कहूंगा कि बस लगे रहिए, पढ़ते रहिए, बेहतर मार्क्स लाइए और सक्सेस होइए। तो चलिए आज देखेंगे कि विलयन है क्या चीज। सबसे पहले देखिए परिचय, इंट्रोडक्शन। विलयन क्या है सारे बच्चों को पता है, बताएंगे क्या विलयन क्या है। विलयन क्या है? विलयन है, एक तरह से बोला जाए समांगी मिश्रण है। विलयन क्या है? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब समझते हैं आप? ऐसा मिश्रण जो जहां पे किसी भी बूंद, किसी भी पार्ट को निकाल दिया जाए, हर पार्ट में जिन चीजों से वो बना हुआ है उसके परसेंटेज बराबर मात्रा में है, हर भाग एक जैसा समांगी होता है। तो क्या बोलेंगे विलयन किसको बोलेंगे? परिभाषित करते समय कैसे परिभाषा करेंगे? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण को विलयन कहेंगे। बस शब्द है, कीवर्ड है समांगी मिश्रण। कुछ एग्जाम्पल देखें, चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, आपको मैं कहूं कि भाई ये पानी है, ये पानी है, जल है, जल में आपने नमक घोल दिया, तो मैं क्या बोलूंगा? जल में नमक, आपने 1 चम्मच नमक डाल दिया, तो जो बन के आएगा वो क्या होगा? ये इस तरह का द्रव मिलेगा आपको, इसमें इस तरह का द्रव मिलेगा, और ये है नमक का विलयन, नमक का समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जिसको क्या बोलोगे आप? विलयन। नमक का विलयन। होमोजेनस मिक्सचर। कैसा मिश्रण? होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस यानी कि समांगी, विलयन को हम कहते हैं मिश्रण, समांगी मिश्रण को कहते हैं विलयन। तो मुझे लगता है कि हर बच्चे को यह बात क्लियर हो चुका होगा। लोकेश सिवरकर, आप देखते जाओ बेटा, आपको बहुत कुछ बेहतर मिलने वाला है। तो समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, बिल्कुल दिमाग में बैठा लो।
शक्कर का विलयन, शक्कर का समांगी मिश्रण शक्कर का विलयन कहलाएगा। अब सवाल होता है कि विलयन में हम बोलते हैं, देखिए विलयन को अगर हम कितने भागों से कितने पदार्थों से मिलकर बनाते हैं उसके बेस पर विलयन को हम क्या कहते हैं। एक तो कहते हैं भाई इसका नाम होता है बाइनरी सॉल्यूशन, इस तरह से नामकरण करेंगे, यानी एक तरह का वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण कैसे करेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन, जिसको कहते हैं द्विअंगी विलयन। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब बताओ द्विअंगी विलयन का मतलब क्या हुआ? ऐसा विलयन जिनमें केवल दो पदार्थ हैं, दो घटक है, उन पदार्थों को विलयन जिनसे मिलकर बनता है उसे क्या कहते हैं? घटक कहते हैं। क्या कहते हैं? ये नमक एक घटक है, घटक कंपोनेंट, घटक जिसको कंपोनेंट कहेंगे इंग्लिश में। तो घटक मतलब जिनसे वो बना होता है, विलयन जिनसे बना होता है उसको घटक या कंपोनेंट कहा जाता है। तो घटक यहां पर एक घटक जल है, एक घटक नमक है। नमक के विलयन में, शक्कर के विलयन में एक घटक पानी है और दूसरा घटक शक्कर है। तो ऐसे विलयन जिनमें दो घटक है, दो कंपोनेंट है, ऐसे विलयन को कहा जाएगा बाइनरी सॉल्यूशन या द्विअंगी विलयन। इनमें इन घटकों को अगर हम प्रदर्शित करें तो A प्लस B से मिलकर बना है। दूसरी बात ट्राइनरी सॉल्यूशन, ट्राइनरी सॉल्यूशन यानी त्रिघटकीय विलयन, हिंदी में बोलते जाना त्रिघटकीय विलयन। और क्या बोल सकते हैं? टेट्रानरी सॉल्यूशन यानी कि चतुष्घटकीय विलयन। तो इस तरह से जितने घटकों से मिलकर बना होता है उसके आधार पर उन विलयनों को वर्गीकृत किया गया है। हमारे लिए हमारी पढ़ाई में यह यूज होने वाला है द्विघटकीय विलयन यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में दो शब्द आते हैं, घटकों को नाम दिया गया है, एक है विलायक और दूसरे को कहा गया है विलेय। तो इनकी परिभाषाएं देखते हैं पहले। तो विलयन क्लियर हो गया। विलयन किसको कहेंगे? बिल्कुल एक शब्द को पकड़ लो, वो शब्द क्या है? समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्या आपने पकड़ लिया अपने दिमाग में? किसको कहते हैं समांगी मिश्रण? समांगी मिश्रण को कहते हैं विलयन। बस विलयन क्या है? समांगी मिश्रण है। मिश्रण ही है विलयन, परंतु समांगी है। विसमांगी मिश्रण को हम विलयन नहीं कहेंगे, उसको मिश्रण कहेंगे। ओके, तो चलें आगे। अब यहां पर कुछ परिभाषाएं, विलयन की परिभाषा तो आप जान चुके हैं। द्विघटकीय विलयन में दो घटक होते हैं। पहला कहलाता है विलायक, पहला कहलाता है विलायक और दूसरा कहलाता है विलेय। पहला है विलायक और दूसरा है विलेय। आपको समझ में आ रही होगी। विलायक किसे कहेंगे, विलेय किसे कहेंगे? अब देखो बेटा, हम शुरुआत जब करते हैं अपनी पढ़ाई में तो इस बात को हम जानते हैं कि पहले जो पढ़ाई करते थे उस टाइम पे हम क्या सोचते थे, हमारे टीचर ने क्या बताया था, हमने क्या सुना था, यानी 12th से पहले हमने कैसे विलयन और विलेय और विलायक को परिभाषित किया था, इन बातों को सोचें। हम बोलते थे भाई जिसमें घोलते हैं उसे विलायक कहते हैं, यानी पानी में नमक को घोलते हैं ना तो पानी को विलायक कहते हैं। जिनको घोलते हैं वो विलेय कहलाता है, यानी कि नमक को घोलते हैं इसलिए हम क्या कहते हैं? नमक को विलेय कहते हैं। ऐसा सुना हमने, तो ये ध्यान रखिए। तो इस तरह से आपने देखा विलेय और विलायक। तो आपके पास जिनमें घोला जाता है वो विलायक, जिनको घोला जाता है विलेय, यही बोल रहे हैं। लेकिन भाई ये बिल्कुल नहीं है, इसकी परिभाषा थोड़ी अलग है और बिल्कुल विज्ञान की भाषा में है। विज्ञान अपने तरीके से परिभाषाएं देता है जिससे हमें काफी चीजें आसान लगती है। वो परिभाषा क्या है जरा समझेंगे। देखो बस इतना याद रखना, जिसकी मात्रा अधिक होता है उसे विलायक कहेंगे। विलयन के वे घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है विलायक कहलाता है। विलयन के वे घटक जिसकी मात्रा कम होती है विलेय कहलाता है। बढ़िया सी परिभाषा है और इस परिभाषा का हम जबरदस्त उपयोग कर सकते हैं यदि कुछ एग्जाम्पल को ध्यान से सुने या समझें तो। चलिए हम बोलते हैं, यहां पर एग्जाम्पल लेके चलें। एग्जाम्पल है, यदि मैं कहता हूं शरबत,
और मैं कहता हूं चाशनी। और शरबत और चाशनी दोनों को तो जानते हैं आप। बोलिए, शरबत क्या है, चाशनी क्या है? शरबत में आप जानते हो यहां पर जल यानी कि पानी ज्यादा होता है शक्कर की तुलना में। शक्कर की तुलना में क्या ज्यादा होता है? जल ज्यादा होता है। चाशनी में क्या होता है? चाशनी में होता है जल की तुलना में शक्कर ज्यादा होता है। शक्कर ज्यादा होता है, बिल्कुल सही है। तो अब मैं बोल रहा था आपको, बता रहा था आपको, विलायक किसे कहेंगे? जिसकी मात्रा अधिक होती है। और विलायक को हम प्रतिष्ठित करने वाले हैं ए से। जब भी विलायक को दर्शाना हो तो ए से दर्शा दो, विलय का दर्शाना हो तो बी से दर्शा दो। विलायक को दर्शाना है तो ए से दर्शा दो, विलय को दर्शाना है तो बी से दर्शा दो। बस इतना ध्यान रखें। तो देखिए, विलय और विलायक में क्या, अब यहां पर आपको पहचान आ चुका होगा। विलायक या जल की मात्रा ज्यादा है 10 शरबत में, तो विलायक हुआ जल और विलय हुआ शक्कर। चाशनी में शक्कर ज्यादा है तो विलायक हुआ शक्कर और जल कम है तो वो हुआ विलय। देखिए साहब, विलायक और विलय एकदम क्लियर हो गया, हर बच्चे को याद हो गया भाई। यस, लोकेश को याद हो गया, उज्जवल को याद हो गया, सारे बच्चों को याद हो गया भाई। मेरे प्यारे बच्चों, बस इतना ही ध्यान रखो कि ऐसे ही हर चीज याद होती जाएगी। तो विलयन में, विलयन क्या है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। और विलायक किसे कहेंगे, विलय किसे कहेंगे? विलायक, विलयन के वे भाग, वे घटक जिसकी मात्रा अधिक है, विलायक कहलाएगा। विलयन के वे भाग या वे घटक जिसकी मात्रा कम है, विलय कहलाएगा। एकदम याद हो गया। विलायक अधिक मात्रा, विलय कम मात्रा, बिल्कुल दिमाग में बैठ गया। क्यों? सही है तो लाइक तो ठोकते बनता है भाई, है ना? तो चलिए, हां जी, अब आगे चलते हैं। अब समझेंगे हम जो है, आज जो स्पेशल पढ़ने वाले हैं, विलयन की सांद्रता इकाइयां। विलयन बोलते हैं ना, ये इतने मोलार विलयन है, ये इतने % इसकी सांद्रता है। तो सांद्रता को दर्शाने वाली, विलयन की सांद्रता को दर्शाने वाली कुछ इकाइयां हैं। विलयन की सांद्रता को दर्शाने वाली कुछ इकाइयां हैं। उनमें है मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, नॉर्मलता, प्रतिशत द्रव्यमान और है प्रतिशत आयतन। इसके बाद और भी चीजें हैं, जैसे फॉर्मलता, फॉर्मेलिटी के नाम से जाना जाता है, और है ppm पार्ट्स पर मिलियन। ये सारी चीजें हैं। आज की क्लास में स्पेशल जो होने वाली है, इतनी बातें आपकी होने वाली है, वो है मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज और नॉर्मलता। आप में से कितने बच्चों को मोल के बारे में नहीं पता है, वो जरूर बता दो। बोलो यस, बोलो मोल के बारे में पता हो तो, और नहीं पता हो तो नो जरूर बोल दो, ताकि मैं मोल के बारे में हल्की सी जानकारी दे दूं जिसका उपयोग यहां पे आपको होने वाला है, मिलने वाला है। तो जल्दी से बता सकते हैं अगर आपको क्लियर नहीं है तो। मुझे लगता है कि जितने बच्चों ने आज पहले दिन मेरे क्लास में आए होंगे उनको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और एक बड़ी बात बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, मैंने इस चैप्टर के सारे वीडियो इसी चैनल में डाले हुए हैं, तो उन वीडियोस को आप लाइन से देख सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। और ध्यान रखिएगा, डाउटनट के साथ, डाउटनट ने हमारा हेल्प किया है कि हम आपको और भी बहुत सारी चीज दें। और डाउटनट के साथ आप जुड़िए, विक्रम हैप केमिस्ट्री के साथ जुड़िए, डाउटनट के साथ जुड़िए, और इनको लाइक जरूर करिए। आप सोचते रहे कि बहुत सारी चीजें मिलनी चाहिए आपको आपकी पढ़ाई में, वो सब कुछ अब बिल्कुल आराम से मिलने वाला है, और हर तरह के फायदे आपको हमारे साथ होने वाले हैं। हमने हाथ मिलाए हैं एक दूसरे के साथ, और हम साथ चलेंगे एक दूसरे के साथ, और ये साथ आप लोगों के लिए है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने कहा है नो, मोल के बारे में उनको नहीं पता है, तो मोल के बारे में हल्की सी जानकारी मैं आपको देता हूं। देखो बेटा, मोल को अगर हम यहां पर लिखें तो एक सरल से शब्दों में बताता हूं। मोल, इसको आप MOLE, मोल, इसको स्मॉल n से दर्शाते हैं। एक्चुअली इसको परिभाषित करते समय इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, पदार्थ
की मात्रा की इकाई को मोल कहते हैं। मैं थोड़ी सी जानकारी इसलिए देना चाहता हूं कि मैं आपको मोलरता पढ़ाने वाला हूं ना, आपको मोललता पढ़ाने वाला हूं ना। मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज्य, सब जगह मोल आने वाला है। और जब सब जगह पे मोल आने वाला है तो उस मोल को जानना भी तो पड़ेगा। तो मोल को जानिए, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। पदार्थ की मात्रा की इकाई को मोल कहते हैं। अब यहां पर कैसे मैं बोलूं जरा समझोगे। आपने कभी सुना है क्या दर्जन? सुना है क्या आपने दर्जन? सुना है आपने? सैकड़ा शब्द सुना है आपने? कोरी शब्द सुना है आपने कभी कहीं पे, जो इसको स्कोर भी कहते हैं? अगर इन शब्दों को अगर आपने सुना है तो आप इसी के जैसा समझ लो मोल को। क्यों? क्योंकि बिल्कुल दर्जन, एक दर्जन बोलते ही हमारे दिमाग में आता है 12 का। यस, एक सैकड़ा बोलते ही हमारे दिमाग में आता है 100 का। और एक कोरी बोलते हुए हमारे दिमाग में आता है 20 नंबर। और एक मोल कहते हुए हमारे शायद दिमाग में नहीं आता है, वो आ भी जाएगा कुछ बच्चों के दिमाग में। यहां पर अब तो आ गया होगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर्स को, इतनी बड़ी संख्या को हम एक मोल कहते हैं। क्योंकि परमाणु, अणु, आयन बहुत छोटे होते हैं जिसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता है। तो ये जो परमाणु है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, परमाणु है, अणु है, आयन है, हम एक बूंद भी अगर ले लें, हमारे आंखों से दिखने वाले पार्ट भी ले लें, तो वो बहुत ज्यादा है। इतनी बातों को, इतनी संख्याओं को, इतने परमाणुओं को हम काउंट करने के लिए हम मोल का उपयोग करते हैं। जब हम बड़े बड़े केले को देखते हैं तो हम कह देते हैं भाई इसके लिए हम 12, लेकिन नींबू की बात करते हैं तो सैकड़े में बात करते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? तो जो और भी बड़ा होता है, जैसे आपका तरबूज होता है तो एक तरबूज कितना दोगे, ऐसे बोल देते हैं। तो ये जो शब्द का उपयोग किया जाता है इसीलिए किया जाता है, जिस एक के साथ ज्यादा बड़ा नंबर है इसका मतलब है छोटे कणों के लिए होगा। एक के साथ छोटा अंक है इसका मतलब है थोड़ा बड़ों के लिए होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये है बिल्कुल इसी कैटेगरी का चीज है। तो एक मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये अपने दिमाग में बिठा लो, मोल का इतना ही छोटा सा अर्थ होता है। लेकिन 3 फॉर्मूले अपनी कॉपी में तुरंत लिखो, 3 सूत्र अपनी कॉपी में लिखो। पहला, 3 सूत्र अपनी कॉपी में लिखो। पहला, मोल n इज इक्वल टू W बाई M। क्या है बताता हूं, लिखो जरूर, पहले लिखो। n इज इक्वल टू n नॉट बाई NA। और तीसरा है n इज इक्वल टू V बाई 22.4। यहां पर कौन कौन सी चीजें क्या क्या है वो बता रहा हूं, नोट करेंगे कॉपी में बेटा, अपनी कॉपी में नोट करेंगे। हां जी, इस नंबर को एवोगेड्रो नंबर कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, एवोगेड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं। चलिए साहब आगे चलते हैं। यहां पर क्या क्या चीजें हैं? यहां है n है मोल, W है ग्राम में किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान जिसका हम मोल निकालने वाले हैं, ग्राम में द्रव्यमान यानी कि मास। और थर्ड है, ये है अगर परमाणु है तो परमाणु भार, और यदि अणु है तो अणु भार, जो भी है अणु भार। ओके, फिर होता है n नॉट, कणों की संख्या। अब वो कण क्या है, अणु है, परमाणु है, आयन है, देखना पड़ेगा। तो कण क्या होता है? कण शब्द का मतलब हुआ वो अणु हो सकता है, आयन हो सकता है, और आयन, और क्या हो सकता है? परमाणु हो सकता है। इनमें से कोई भी हो सकता है। चलिए, कणों की संख्या, और अभी जो Na लिखे हो वो एवोगेड्रो नंबर को शो करने के लिए है, यानी कि 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 है। और V जो है एसटीपी पर
गैस का आयतन। अभी आप इनमें से कोई चीज अगर ना जाने तो भी आपको मैं बताऊंगा कि इसको डिटेल में जाने पर पूरा एक क्लास चला जाएगा। आपको मैं बता रहा हूं, इसको पूरा बताऊंगा तो पूरा एक क्लास चला जाएगा। तो इनको बस आप अपनी कॉपी में नोट करोगे, इसका यूज करते जाएंगे। हमारे लिए फर्स्ट वाला फॉर्मूला ही आप हमारे काम का है अभी, ठीक है। तो आप सबको मोल की क्लास में आपको बताऊंगा, या हो सके तो अभी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोल को पढ़ने के लिए, आपको समझने के लिए एक वीडियो का लिंक दे दूंगा। उस वीडियो को जरूर आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते जाते हैं और देखते जाते हैं हमारे पास और क्या मिलने वाला है। चलिए साहब आगे चलें। तो सब सारे बच्चे इसको नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। हाँ जी, स्क्रीनशॉट जरूर ले लो। बिल्कुल प्रशांत जी, ओके। हाँ जी, अब चलते हैं। हम मोल पढ़ने वाले हैं, मोल का उपयोग करने वाले हैं मोलरता, मोललता, मोल अंश और नॉर्मलता में, मोलरता में। यहां तक तीन में हम उपयोग करने वाले हैं। तो तीनों के लिए बात करते हैं। जिन बच्चों को याद ना हो परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, वो एक काम करें, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, वो इनको स्क्रीनशॉट ले लो और याद करना है आपको। ये स्क्रीनशॉट ले लो, आपके काम आएंगे, आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है। आपके बहुत काम आएंगे, जल्दी से। पता है? हाँ जी, कितने बच्चों को याद है बताओ। जिन बच्चों को याद नहीं वो ये करें। और इनको इतने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने इनको सिलेक्ट करके रखा है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद करके रखना है। हाइड्रोजन 1 1, कार्बन 6 12, ऐसे याद करना है। हाइड्रोजन देखो, यहां पर परमाणु क्रमांक को हम Z से दर्शाते हैं, ध्यान रखिएगा। परमाणु क्रमांक को हम किससे दर्शाते हैं? Z से दर्शाते हैं। और परमाणु भार को A से दर्शाते हैं। तो कोई भी परमाणु होगा उसका संकेत, कोई भी एलिमेंट का संकेत, तत्व का संकेत, और परमाणु क्रमांक को हम यहां पर लिख सकते हैं, परमाणु भार को ऊपर लिखेंगे। यहां पर ऐसे लिखा गया है, ऐसे ZA लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। तो समझ में आ रहा होगा, ये नीचे वाला परमाणु क्रमांक है और ये ऊपर वाला परमाणु भार है। याद रखने का तरीका देखिएगा। तो याद रखने का तरीका क्या होगा? ये क्या होगा याद रखने का तरीका? कार्बन 6 12, नाइट्रोजन 7 14, ऑक्सीजन 8 16। हिंदी में कार्बन 6 12, नाइट्रोजन 7 14, ऑक्सीजन 8 16। ऐसे याद कर सकते हो। क्लोरीन 17 35.5, ऐसे याद करना है। कितने बच्चों को याद हो रहा है? जल्दी याद करिए, बिल्कुल ऐसे ही याद करना है। आप लोग बिल्कुल याद रखना, इतने में काम चलेगा, इतने में जरूरी, इतना याद रखना। इसका उपयोग कहां करोगे? अभी विलियन में, सॉल्यूशन में किन किन चीजों की जरूरत है भाई आपको, ये हमेशा याद रखना। तो मैं वो हर बेसिक बातें आपको बता रहा हूं ताकि आप विलियन में जाएंगे ना तो आपको कहीं पर कोई तकलीफ ना हो। अब देखो आगे चलते हैं कैसे। जैसे इन सबको आपको याद है, यहां पर आपको एक बात और बताता हूं, चलिए देखें। अब देखो यहां पर एक जरूरी बात है कि आपको जरूरत पड़ती है अणुभार निकालने की। तो सारे बच्चों को पता है अणुभार कैसे निकाला जाता है। अणु CO2 एक यौगिक है और अणु CO2 यौगिक है। तो यौगिक का अणु होता है, कंपाउंड का अणु होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एक अणु का फॉर्मूला नजर आ रहा है, ठीक है। अब इसमें कार्बन का परमाणु भार कितना है? परमाणु भार बोलो कार्बन का। आपने कार्बन को कैसे याद किए? 6 12 याद किए। और ऑक्सीजन को कैसे याद किए? 8 16 याद किए। तो CO2 का अणुभार, CO2 का अणुभार क्या होगा? कार्बन का 12 धन ऑक्सीजन का कितना है? 16। और ऑक्सीजन कितने बार है? 2 बार है। तो 16 गुणा 2, तो 12 धन कितना? 32 बराबर कितना हुआ? 44। 44 इसका अणुभार है। तो सारे बच्चों को ये सब आता है, सबको आता है, यही तो अच्छी बात है। तब तो हम विलियन पढ़ सकते हैं, मोलरता पढ़ सकते हैं, मोललता पढ़ सकते हैं, मोल प्रभाज पढ़ सकते हैं, नॉर्मलता पढ़ सकते हैं।
अब चलते हैं आगे। तो इनको याद कर लेंगे तो किसी भी चीज का आप क्या बन निकाल सकते हो, अणुभार। H2SO4 का क्या अणुभार निकाल सकते हो आप लोग, बोलो, हाँ बोलिए। H2O का अणुभार निकाल सकते हो आप लोग, बोलो। HNO3 का निकाल सकते हो आप लोग, आप इनका भी निकाल सकते हो क्या, CH3 COOH का, यस बोलो, मुझे पता है आएगा आपको, तभी तो हम विलयन पढ़ पाएंगे। ये एक्चुअली बेसिक बातें हैं जिसके बेस पर ये चैप्टर आपके लिए आसान होने वाला है, मजेदार होने वाला है। अगर ये ना पता हो तो कैसे मजेदार होगा, मजेदार हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि आप इन चीजों को बनाने आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको समझाया है, आपको अच्छे से समझ में आया है। अब चलते हैं मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, ये सब पढ़ने वाले हैं, तो हम 3 चीजों को पहले पढ़ते हैं। चलिए साहब, सांद्रता इकाइयां, सबसे पहला शब्द है मोलरता। मोलरता को हम कैपिटल M से दर्शाते हैं और इसको कहा जाता है मोलैरिटी, इसको कहा जाता है मोलैरिटी। सवाल है मोलरता किसे कहेंगे। मोलरता को परिभाषित किया गया है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या। अगर आपको याद हो गया तो पूरी मोलरता का फॉर्मूला आपको याद हो गया, परिभाषा याद हो गया। प्रति मतलब 1 लीटर विलयन में उपस्थित, हमने विलयन लिया है किसी भी चीज का, उसका 1 लीटर में कितना मोल घुला हुआ है विलेय का, उसे उसकी मोलरता कहेंगे। मुझे लगता है कि आपको याद हो गया है, बोलो यस सर, याद हो गया बेटा। हाँ जी, केमिस्ट्री के चैप्टर सारी चीजें आपको डाउटनट में इसलिए ला रहा हूं कि आपको रेगुलर टेस्ट देने का बढ़िया मौका मिलने वाला है, ठीक है। आपको हर तरह की सुविधाएं जो एजुकेशन में चाहिए वो सब मिलने वाला है, तो इसीलिए तो लेके आया हूं मैं आपको। कुछ एक दिनों में आपको सब कुछ आसानी से कैसे कैसे आना है, कैसे करना है, कैसे आपको मिलने वाला है, वो सारी जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। चलिए साहब, अब बताइएगा मोलरता, परिभाषा याद हो गया, क्या बोला, 1 लीटर, एक शब्द की जगह प्रति शब्द भी लगा सकते हो, आप याद रखिएगा, 1 की जगह प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को हम कहते हैं मोलरता कहते हैं। मुझे लगता है कि हर बच्चे को याद हो गया भाई, यस सर। देखो सारे बच्चों ने लिखा यस सर, नहीं याद हुआ याद करो ना, तब तो याद होगा। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। हाँ जी बोलिए यस सर। मोलरता किसे कहते हैं, उस विलेन की मोलरता कितनी है, 1 लीटर में कितना विलेय घुला हुआ है, विलेय का, विलेय मतलब जिसको घोला गया, उसका कितना मोल घुला हुआ है। मोल कैसे निकालते हैं, अभी बताया था, मोल कैसे निकालते हैं, N = W/M। चलो फिलहाल बात करते हैं एक जरूरी बातें जो आपको जानना चाहिए, मैं यहां पर लिख के बताता हूं आपको। देखो बेटा, कुछ संकेतों को बढ़िया से समझो, संकेतों को अच्छे से समझो, किन किन संकेतों का हम उपयोग करने वाले हैं। जैसे यहां पर एक शब्द, एक संकेत आता है W, अभी बताया था W, M और A, B, ये सब कुछ संकेत है, इनको कैसे यूज करेंगे आपको बताता हूं। V, ये शब्द को थोड़ा सा यहां इसको समझो थोड़ा सा। A है विलायक, B है विलेय, बताते जाओ बताते जाओ बताते जाओ। W क्या है, ग्राम द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान, ऐसे लिख दूं मैं, क्या है ये, ग्राम में द्रव्यमान। लिखो बेटा कॉपी में, लिखो ग्राम में द्रव्यमान। ये क्या चीज है, अणुभार है, अणुभार, आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास। ओके, ये क्या चीज है, आयतन है, ऐसे उपयोग करेंगे। एक्स क्या है, मोल प्रभाज, अभी बताऊंगा आपको इन सब चीजों का उपयोग। अब इसको कैसे उपयोग करोगे, अपने जगह पे संकेतों का उपयोग कैसे करोगे, ये सबसे बड़ा तकलीफ होता है। यार ये सिंबल आ गया, इस सिंबल को याद नहीं होता है मुझे, एकदम याद हो जाएगा ना, जैसे लिखा जाएगा कंबाइंड फॉर्म में WA WB, फिर इसी तरह से MA MB VA VB। क्या है ये, W है A का W मतलब द्रव्यमान,
किसका? ए का द्रव्यमान, ए का द्रव्यमान। और ए क्या चीज है? ए है विलायक। हम लिख सकते हैं ए विलायक, विलायक का द्रव्यमान। बोलो, बिल्कुल दिमाग में आ जाता भाई, बिल्कुल फटाफट दिमाग में आता है। आया कि नहीं आया बताइए? तो ये होगा विलायक का द्रव्यमान। अब बताओ बेटा, बी द्रव्यमान है, डब्ल्यू है, डब्ल्यू बी का, बी क्या है? विलेय। तो विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान ऐसे चलोगे तो हो गया विलेय का द्रव्यमान। ओके, बिल्कुल मजेदार, विलेय का द्रव्यमान हो गया। फिर किसका? यहां पर। अब बताओ क्या चीज है? अब बताओ, चलो मैं देखना चाहता हूं, चलो बताओ जल्दी से, कौन क्या है? हां जी, अनन्या, गगन, ज्योति, बिहार का लाडला, सब कुछ ठीक है बेटा? सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो? हां जी। अब मैं फटाफट लिखते जा रहा हूं, जो आपने लिखा होगा वही लिखने वाला हूं, देखते जाना। यह है विलायक का, विलायक का अणुभार। ए है विलायक, एम है अणुभार, अणुभार। इसी तरह से विलेय का अणुभार, का अणुभार। फिर है विलायक का, विलायक का आयतन। और ये क्या चीज है? विलेय का आयतन। इस तरह से आपने देखा। अब अगर मुझे लिखना है V, बस V A भी लिखना है तो क्या मतलब है? A भी मतलब विलयन। तो विलयन का क्या? आयतन। मेरी बात समझो, कभी कभार ऐसा होता है कि हम WAB को एक साथ V बस लिख देते हैं, वहां पर A भी नहीं लगाते हैं, तो भी यहां पर कहा जाएगा ये विलयन का आयतन कहा जाएगा। तो ये कहीं पर आएगा ऐसा, तो आप घबराइएगा नहीं, मैं आपको वो चीज समझाने वाला हूं आगे जाकर के। बिल्कुल लाइन से देखते जाइएगा, हमने क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में भी लास्ट में रिवीजन भी कराऊंगा आपको, वो बताता हूं। चलिए, अब हमने देख लिया विलायक, विलेय, सब कुछ क्लियर है? ओके, अब चलते हैं। देखिए मोलरता। अब क्या लिखा गया? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या। 1 लीटर विलयन के हाँ, यहां पर देखिए, हाँ यहां पर देखिए, अब मोलरता को कैपिटल M से दर्शाते हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा? सूत्र क्या बनेगा? अर्थात आप ऐसे लिखिए कॉपी में, अर्थात मोलरता इज इक्वल्स टू प्रति, प्रति मतलब डिवाइडेड बाय, भाग है ना, भाग देना, तो ये हुआ प्रति, प्रति हो गया। लीटर विलियन, तो लीटर, लीटर किसका है? लीटर मतलब किसकी इकाई है? आयतन की इकाई है ना, तो है आयतन। तो विलियन का लिख सकते हैं, विलियन फॉर्मूला लिख दो ना डायरेक्ट, विलियन का आयतन। अब मेरी बात समझो, मोलरता क्या है? मोलरता है, देखो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। विलेय की मोल, मोलरता बराबर विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या। बताओ, मोलरता है विलेय की मोलों की संख्या। मेरी बात समझो, अब इसको संकेत देते हैं M, मोलरता को भी M, कैपिटल M से दर्शाते हैं, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है M। और विलेय की मोलों की संख्या को किससे दर्शाएंगे बेटा? बताओ तो जल्दी से मुझे, विलेय की मोलों की संख्या को किससे दर्शाओगे? विलेय की मोलों की संख्या को किससे दर्शाओगे? बताओ। विलेय मोल को तो इसमें से दर्शाओगे स्मॉल n से, और विलेय मतलब b ऐसे दर्शाओगे ना, तो हो गया NB बाई विलियन का आयतन। विलियन के आयतन को किससे दर्शाओगे? VAB भी लिख सकते हो। और ये किसमें है विलियन का आयतन?
लीटर में है तो हम लिख दिए ये इन लीटर, ये ऐसे। अब बेटा आप ये भी जानते हो कि N इज इक्वल टू W/M होता है, तो NB विले का WB MB, तो हम लिख सकते हैं M इज इक्वल टू, इनके जगह वो लिख दीजिए WB/MB इनटू, जैसे फॉर्मूला लिखने वाले इतने लिख करके काम चला लेते हैं, लेकिन आपको तो न्यूमेरिकल भी करने हैं भाई, तो ऐसे में काम नहीं चलेगा, आपको लिखना होगा इनटू, देखिए ये MB हो गया। अब यहां पर मैं ठीक से लिख देता हूं और आपको समझाने के लिए थोड़ा सा सरल तरीके से लिख देता हूं तो आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा। चलिए देखिए, तो M इज इक्वल टू, इसका हो गया WB/MB/V, ये लीटर में है बेटा, और लीटर में है, चलिए मैं लिख ही देता हूं AB इन लीटर, ठीक है। चलिए अब मैंने लिखा M इज इक्वल टू WB/MB इंटू V इन लीटर, ये हुआ हमारा फॉर्मूला। पर अगर वैल्यू दिया गया है ml में, मिलीलीटर में, तो मिलीलीटर को 1000 से जब डिवाइड करोगे ना तब बनता है वो लीटर। तो यहां पर अगर मैं ऐसे कह दूं M इज इक्वल टू WB/MB इंटू V, और इसको अगर मैंने लिख लिया इन ml में अगर दिया हो तो इसे 1000 से डिवाइड कर दूं तो नीचे आ जाएगा 1000, मतलब यहां पर ऊपर चला जाएगा, ये हुआ 1000। तो ये फॉर्मूला आप याद रख लो ताकि हम न्यूमेरिकल कर सके। तो हमारे पास क्या हुआ, M इज इक्वल टू WB इंटू 1000/MB इंटू V इन ml। याद कर लो, कितने बच्चों को याद करना है? याद रखो बेटा, हर चीज तब भी अच्छे से समझ में आता है जब दो काम किया जाता है। टीचर से पहले सीखा जाता है, समझा जाता है, और जाके रिवीजन किया जाता है, अपनी कॉपी में लिखा जाता है, उसके बाद पुस्तक पढ़ी जाती है। पहला काम क्या बोला, टीचर से समझा जाता है, सीखा जाता है, फिर उसके बाद रिवीजन किया जाता है, एक पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट होता है आप पुस्तक भी पढ़ते हैं, पुस्तकों से भी नॉलेज ग्रहण करते हैं, और वहां से भी अपनी नॉलेज बढ़ाने के बाद आप परफेक्ट होते हैं और उनके प्रैक्टिस भी करते हैं, तब जाके आप परफेक्ट होंगे। तो परफेक्ट होने के लिए क्या करना चाहिए, मैंने अभी बताया आपको, तो वो जरूर करिएगा। फिलहाल आपको याद हो गया M इज इक्वल टू WB इंटू 1000/MB इंटू V। मुंह से बोलो, जोर से बोलो, घर वाले सुनेंगे। भैया हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है ना, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे हैं, तो अच्छा काम कर रहे हैं तो चिल्ला के करें, सारी दुनिया सुने हमारी बातें। अच्छा काम कर रहे हैं, चिल्ला के करें, सारी दुनिया सुने हमारी बातें। आपको याद रखना है, फिर आऊंगा मैं इस क्लास को आगे लेकर के आगे बढ़ाने के लिए, आप मेरे साथ जरूर रहिएगा, तभी तो आप पूरा सुन पाएंगे, पूरा समझ पाएंगे, पूरा सीख पाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगले क्लास में जरूर रहिएगा। आज जितना भी हो जाए काफी है। मोलरता हमने देखा, मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप समझते जाइएगा। तो मोलरता का फॉर्मूला याद हो गया। एक बात बोलना चाहूंगा बेटा, देखो यहां पर आयतन है, क्या आपको पता है आयतन पर ताप का प्रभाव पड़ता है? नहीं पता? किसी भी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसका आयतन बढ़ता है। मैंने क्या कहा, आपको भी पता है ना, गर्म करते हैं तो आयतन बढ़ता है। गर्म करते हैं तो क्या होता है, आयतन बढ़ता है। किसी भी वस्तु को गर्म करते हैं तो आयतन बढ़ता है। अगर विलयन है तो विलयन का भी आयतन बढ़ जाएगा गर्म करेंगे तो। देखो, लेकिन द्रव्यमान, किसी चीज को गर्म करने पर उसका द्रव्यमान बढ़ता या घटता नहीं है, अणुभार बढ़ता या घटता नहीं है, मोलों की संख्या बढ़ती या घटती नहीं है, आयतन होता है। तो आयतन पर ताप का प्रभाव पड़ता है, इसलिए मोलरता पर भी ताप का प्रभाव पड़ेगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है। मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है भाई।
यस, अंकित कुमार, अमित पाल, हाँ जी, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब दूसरा शब्द है हमारे पास मोललता। दूसरा शब्द है मोललता। प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। मोललता, इसको इंग्लिश में बोलेंगे मोलैलिटी। मोलैलिटी, मोलाल कॉन्सेंट्रेशन। चलिए जो शब्द देखना चाहें, तो मोललता को हम स्मॉल m से दर्शा रहे हैं, तो क्या होगा मोललता। मोललता मैंने यहां पे लिखा, मोललता क्या है, मैंने अभी बताया, विलेय की मोलों की संख्या है। विलेय की मोलों की संख्या को भैया आप NB से दर्शाते हो। विलेय की मोलों की संख्या को NB से दर्शाते हो, है ना। तब ये विलेय की मोलों की संख्या है NB, डिवाइडेड बाय एक को मैंने बोला प्रति मतलब डिवाइड, भाग देना, किलोग्राम यानी कि द्रव्यमान, मास से संबंधित है, किसका, विलायक का द्रव्यमान, डिवाइडेड बाय WA, किलोग्राम इन kg। ये होता है भाई, ये होता है जबरदस्ती से। चलिए अब चलते हैं m इज इक्वल्स टू, अब आप सबको पता है NB का मतलब क्या होता है। NB मतलब WB बाई MB बाई ये WA इन kg। एक काम और कर दूं कि भाई इसको सीधा सीधा लिख दूं, WB बाई MB इंटू WA। और आपको पता है इनको अगर मैं ग्राम में कर दूं तो GM, ग्राम में कर दूं तो ग्राम में करता हूं तो इसको भाग देना पड़ेगा 1000 से, तो 1000 को मैं ऊपर लिख देता हूं। तो आपको ये फॉर्मूला मिला। आपको दो फॉर्मूले मिल चुके हैं, एक मिला है किसका, एक मिला है मोलरता का, एक मिला है मोललता का। मोलरता का फॉर्मूला मिल गया है WB इंटू 1000 बाई MB इंटू V इन ml, और स्मॉल m मोललता का मिल गया है WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA इन ग्राम। दो फॉर्मूले मिल गए। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से बेटा जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, कॉपी में लिखना जरूरी है, मैंने जो लिखा है आप स्क्रीनशॉट जरूर लिया करें। हाँ जी, चलिए आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब एक मजेदार बात बताता हूं, यहां पर कहीं पर भी द्रव्यमान पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, अणुभार यानी कि मोलों पर प्रभाव नहीं पड़ता है, और ना ही द्रव्यमान पर प्रभाव पड़ता है। यहां पर द्रव्यमान है तो इस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ने वाला। क्या बोला, तो इस पर किस पर, मोललता पर, मोललता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। इस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, यही तो जबरदस्त सी बात है। किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, मोललता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखो दोनों में अंतर क्या समझ में आया, मोलरता और मोललता में अंतर क्या समझ में आया। मोलरता पर विलयन का प्रभाव होता है, विलयन के आयतन का प्रभाव। मैं अंतर लिखता हूं, आप अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा इसको। चलिए अंतर लिखिए, अंतर मोलरता एवं मोललता। में अंतर देखिए, दो पार्ट में मैं इनको बांट रहा हूं। मोलरता को कैपिटल M से दर्शाते हैं और इसको स्मॉल m से।
तो मैंने यहां पर कैपिटल एम लिखा, इसको स्मॉल एम लिखा। पहला अंतर क्या है किसका? इसमें लिखा, इसमें विलियन के आयतन प्रभावी होता है। विलयन का आयतन प्रभावी होता है। इसमें क्या हुआ? इसमें विलायक का द्रव्यमान प्रभावी होता है। क्लियर? सेकंड, इस पर ताप का प्रभाव पड़ता है। यह सबसे जरूरी क्या है? अंतर है, प्रभाव पड़ता है। याद हो गया? दूसरा है, इसमें इस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। ताप मतलब टेम्परेचर का प्रभाव नहीं पड़ता है। लिखिए अपनी कॉपी में, जरूरी है। ठीक है? तो इस तरह से हम कह सकते हैं, हम इसको आयतन की प्रधानता होती है भी लिख सकते हैं ना। आयतन की, यहां पर इस शब्द की जगह क्या लिख सकते हैं? इसके जगह पे आयतन की प्रधानता होती है। तो उस तब क्या लिखेंगे? किसका? विलयन के आयतन की प्रधानता होती है। इसमें क्या लिखोगे? विलायक के द्रव्यमान की प्रधानता होती है। यह लिखा जा सकता है। यह जरूरी है, इन अंतरों को आप जानें। फॉर्मूला तो लिख ही सकते हो, इसके बाद कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा आपको। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा आगे और देखिए ध्यान से। मोल अंश, मोल कितना मोल भाग, मोल अंश मतलब मोल भाग। विलयन में विलेय और विलायक के जितने मोल होंगे उसके तुलना में उसका कितना भाग होगा? प्रभाज मतलब एक की तुलना में विलयन का कुल आयतन, कुल मोलों की संख्या। तो यहां पर परिभाषा को थोड़ा इजी कर देते हैं, जैसा लिखा है वैसे ही बात करते हैं। किसी भी घटक का मोल प्रभाज उस घटक की मोलों की संख्या होगी तथा कुल मोलों की संख्याओं का अनुपात होता है। देखिए, अगर मैं कहता हूं कुछ ऐसे, तो ये कहूं घटक ए का मोल प्रभाज, घटक ए के मोल प्रभाज को मैं एक्स ए से दर्शाऊंगा, तो इनके मोलों की संख्या को तो आप एन ए से दर्शाओगे। और विलयन में जितने घटक हैं, अगर द्विघटकी है तो ए और बी है, तब इस कंडीशन में क्या होगा? एन ए प्लस एन बी हो गया। और इसी तरह से अगर घटक बी का, किसका? घटक बी मतलब विलेय का, तो क्या होगा? एन बी बाई कुल मोलों की संख्या, एन ए प्लस एन बी। विलयन का कुल मोल प्रभाज का मान 1 होता है, यानी कि अगर वो द्विघटकी है तो इसका मतलब हुआ घटक ए प्लस घटक बी का मोल प्रभाज कितना होगा? 1 होगा। और विलयन के मोल प्रभाज को हम एक्स से दर्शा सकते हैं या एक्स ए बी से दर्शा सकते हैं। हमें यहां पर कुछ और चीजें मिल गई है। अब आगे की बातें जो मैं कहूंगा उस पर ध्यान रखना। हर बच्चा ये जाने कि जितनी चीजें पढ़ाया गया है उसको दोबारा अपनी कॉपी में नोट जरूर करें, यानी दोबारा आप प्रैक्टिस करें और फिर उसके बाद नोट करें। चलिए अब आगे चलता हूं मैं। नॉर्मलता, नॉर्मलता के लिए बहुत सारी बातों को जानना पड़ेगा। तुल्यांकी, ग्राम तुल्यांकी भार को जानना पड़ेगा। ये थोड़ी सी आपके लिए कठिन हो सकता है, इसलिए इससे रिलेटेड मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा। ये मैं आपको समझा देता हूं, ये बता देता हूं आपको, ताकि आपके लिए ज्यादा आसान हो जाए उस चीज को समझना, यानी कि हम नॉर्मलता और तुल्यांकी भारों को हम समझ सकें। तो इनको हम नेक्स्ट में करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखते हैं क्विज। अब कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, जवाब देने के लिए क्या आप तैयार हैं? यस तो यस बोलिए जल्दी से। हाँ जी, क्या आप जब पढ़ते हो तो क्या आप ये बताइए जल्दी से,
क्विज का जवाब देंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा ये प्रश्न आपके पास, देखिए आप, सांद्रता को प्रदर्शित करने वाली निम्न में से कौन सी राशि ताप से स्वतंत्र रहती है? जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत कम टाइम है आपके पास, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या दे रहे हैं आप? हां जी, प्रश्न क्या है? सांद्रता को प्रदर्शित करने वाली निम्न में से कौन सी राशि है, कौन सी इकाइयां हैं जो ताप से स्वतंत्र रहती हैं? बोलिए, मोलरता, मोललता, फॉर्मलता एंड नॉर्मलता। हां जी, अभी आपने इसका जवाब देखा है? हां जी, जवाब देखा है। ओके, रोशन ने जवाब दिया। हां जी, बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं। कौन सी सही है? ताप से स्वतंत्र रहती है, स्वतंत्र रहती है ना, ताप से प्रभावित नहीं होती है भाई जी, ताप से प्रभावित नहीं होती हैं। जल्दी करें, अब भी पढ़े, अभी जवाब दो, मजा आएगा। जवाब तो दे ही सकते हो। बिल्कुल भाई, ताप से प्रभावित नहीं होता है। जवाब मिल गया है, जवाब मिल गया है, जवाब मिल गया है, जवाब मिल गया। क्या जवाब मिला? बोलिए। जवाब मिल गया है आपको मोललता। ये ताप से प्रभावित नहीं होता है। हम फॉर्मलता और नॉर्मलता के बारे में आगे जाकर जानेंगे। कम से कम ये दो तो था ही आपके पास जवाब देने के लिए। बिल्कुल, हां जी, आगे देखें। शुद्ध जल की मोलरता है, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होगी? कोई बता सकता है? आपको यहां पर बताऊंगा मोलरता का फॉर्मूला। चलो सब जवाब देने की कोशिश करेंगे। मोलरता का फॉर्मूला सबको पता है, WB इंटू 1000 बाई MB इंटू V इन ml में। हां जी, चलिए इसका आंसर क्या है? हां जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर देते समय ऐसे देंगे। सेकंड का आंसर ए है, राइट आपको लगता है तो 2A बताएंगे, 2B आपको राइट लगता है, 2C एंड 2D। क्या राइट है बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर? हां जी, ABCD। हाँ जी, बहुत सारे बच्चों ने अपने अपने तरह से आंसर दिए हैं। इसका आंसर है ये। मैं आपको बताता हूं इसका आंसर ये क्यों है। देखिए भाई, शुद्ध जल हम ले रहे हैं, तो जल में हम क्या ले रहे हैं? जल है तो उसका द्रव्यमान और आयतन जल ही है, उसमें कुछ और नहीं है। तो विलेय भी जल है, विलायक भी जल है, तो विलयन है पूरा का पूरा। तो विलयन का आयतन, जल का आयतन, जल का घनत्व होता है 1, तो घनत्व बराबर होगा द्रव्यमान बटा आयतन। तो W, अच्छा इसका वैल्यू कितना हो गया? D का वैल्यू 1 है, तो W बाई V, यानी कि यहां पर W और V इक्वल है। तो जल के लिए ये दोनों द्रव्यमान और आयतन बराबर है। और हां, अब MB की बात आती है, तो MB क्या होगा? जल के लिए, जल है H2O, तो इसके लिए MB क्या होगा? हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, 1 गुना 2 धन 16, तो कितना हुआ? 18। ये 18 होगा, 18। अब बताइए, आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो मोलरता इज इक्वल टू, ये मोलरता है ना भाई, मोलरता इज इक्वल टू, ये दोनों कट गया तो 1000 बाई 18, और इनको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू मिलेगा 55.5555 मिलेगा, तो 556 लिख देता हूं, है ना। तो ये होगा इसका आंसर। कितने बच्चों ने ये जवाब दिया है बताइए? हाँ जी, विष्णोई जी, बिल्कुल आप परेशान ना हो, आपके भले के लिए यह किया गया है कि आप सब दो अलग अलग प्लेटफॉर्म में बटे हुए थे, अब एक प्लेटफॉर्म में आ गया, दो दोस्त आपस में मिल गए हैं, विक्रम केमिस्ट्री और डाउटनट। परेशान मत होइए, बहुत अच्छी बात है और आपके फायदे के लिए। जब कोई दो अच्छे एजुकेटर साथ आ जाते हैं, जब दो अच्छे लोग आ जाते हैं साथ में, तो जिनको जरूरत है उनको बहुत फायदे होते हैं, है ना। तो आपको ये फायदे होने वाले हैं। तो चलिए साहब आगे, क्वेश्चन कितने बच्चों ने राइट दिया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, पढ़िए। एक मोलल विलयन वह है जिसमें विलेय का 1 मोल डैश 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 उपस्थित रहता है। क्या जवाब चाहिए मुझे इस क्वेश्चन का? हां जी,
चलिए चलिए चलिए, परमानंद जी बताइए, एमडी सोएब बताइए, गुप्ता जी, हाँ जी, वीआईपी, हाँ जी बताएंगे, करण, वेरी गुड। सारे बच्चे जवाब देने के लिए तत्पर हैं, एग्रेसिव हैं, और वो जवाब दे के ही रहेंगे, अच्छे आंसर दे के रहेंगे। हाँ जी बताइए जल्दी से, क्या आंसर है बेटा इसका, कैसे जवाब देंगे? बिल्कुल आसान है, लिखा हुआ है क्या? कौन कौन बच्चे ने बताया आंसर? ओके, काफी बच्चों ने आंसर दे दिए। लिखा हुआ एक मोलल, यानी कि मोललता इज इक्वल टू 1। कोई मेलोल विलियन है जिसमें विलेय का एक मोल घुला होगा, किसमें, यानी विलेय का मोल घुला होगा, इसके पीछे मत जाइए, सीधी सी बात है। मोललता का क्या मतलब होता है? एक विलियन है, एक मोलल विलियन लिखा है ना, विलियन का है, तो वहां पर बोला गया है एक मोल घुला हुआ है, एक मोल विलियन में एक, यहां पर बोला गया कितने में घुला होगा, क्योंकि m इज इक्वल टू कितना है, यहां पर 1 है, और NB इज इक्वल टू 1 है, तो कितने में घुला होगा यह पूछा जा रहा है। सॉल्व भी कर सकते हो, डायरेक्ट जवाब भी दे सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो, डायरेक्ट जवाब भी दे सकते हो। तो सॉल्व करोगे तो भी जवाब दे दूंगा, डायरेक्ट जवाब दोगे तो भी होगा। मोललता का संबंध होता है 1000 ग्राम विलायक से, सीधा सा जवाब है, तो आंसर तो मिल गया ए। लेकिन अगर आप जवाब ढूंढना ही चाहते हो तो मोललता इज इक्वल टू 1, NB इज इक्वल टू 1, और M इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है NB बाय क्या होगा, 1000 बाय क्या होगा, यहां पर होगा WA इन ग्राम। मैंने यहां को इसको नहीं तोड़ा ना, ध्यान रखिएगा, मैंने इसको नहीं तोड़ा है, WB बाई MB में नहीं तोड़ा है, तो इसका वैल्यू होगा 1, इसका वैल्यू होगा 1 इंटू ये हो गया आपका 1000 बाई WA। तो WA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो, WA की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1000। हो गया ना आंसर, हो गया नहीं? तो यही है क्वेश्चन का आंसर। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, आप सब साथ दे रहे हैं और सब देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इस प्रश्न का उत्तर कोई भी बच्चा दे सकता है, चलो जल्दी करो बेटा, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए जल्दी से। हाँ जी, यानी आपने आज ही पढ़ा विलियन, आज ही पढ़ा मोललता, आज ही पढ़ा मोलरता, और जवाब दे रहे हैं आज ही। बहुत बढ़िया, कोशिश करें कैसे क्वेश्चन का आंसर रखेंगे। हाँ जी, तुषार चौबे, यस, कमल सोनी, अरुण, चलो बेटा जल्दी से बता दो क्या होगा आंसर। बहुत बढ़िया, तो भैया लाइक तो बनता है यार, है ना, आज की क्लास को बेहतर बनाने के लिए आप जुटे हुए हैं, हम भी जुटे हुए हैं, आपको फायदा हो रहा है, तो भाई लाइक तो करोगे। कैसे? 5 ग्राम NaOH 500 ml विलियन में घुला है, विलियन की मोललता ज्ञात करना है। कैसे सॉल्व करते हैं भाई, हम तो सीधी सी बात है, हम लोग पढ़ते हैं ना, जब एग्जाम में बनाते हैं तो क्या है, दिया गया है, क्या क्या दिया गया है भाई, देखते हैं क्या क्या दिया गया है। दिया गया है ए क्या है, बी क्या है, ये जरूर जानिए आप। विलायक क्या है, विलेय क्या है, NaOH का विलियन है, मतलब ए है जल और बी है NaOH, सीधा सा मतलब है भाई। शक्कर का विलियन बोला तो क्या हुआ, शक्कर का विलियन में बी शक्कर है, ए क्या है, पानी, जल, H2O, सीधी सी बात है। पानी को यहां पे लिखा थोड़ी रहेगा, ठीक है, यानी पानी में बना हुआ विलियन ऐसा नहीं, एल्कोहल में बना विलियन रहेगा तभी बताया जाएगा भी स्पेशली विलायक एल्कोहल है ऐसा करके, पानी में रहेगा तो नहीं बताते पानी ही करके। चलिए, ये भी हो गया पता। 5 ग्राम NaOH, यानी कि ग्राम द्रव्यमान है NaOH का, तो WB 5 ग्राम लिख सकते हो, WB, बी का द्रव्यमान, बी NaOH है, इसका द्रव्यमान, सीधी सी बात है। और क्या, विलियन का आयतन, तो विलियन के आयतन को V से दर्शाते हो, तो विलियन का आयतन है 500 ml, बोलो ठीक है। अब क्या कैलकुलेट करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है भाई, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, बोलो, ज्ञात करना है मोलरता, यस, मोलरता ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला क्या है, मोलरता इज इक्वल्स टू WB इंटू 1000 बाई MB इंटू इंटू
क्या V in ml। सब कुछ पता है भाई, हमको WB पता है, V पता है, लेकिन MB नहीं पता है। तो MB नहीं पता है तो ये तो पता है ना कि MB का वैल्यू क्या है। तो MB के लिए क्या करोगे, हम यहां पर करते हैं MB का मतलब होता है, B का मतलब क्या हुआ, NaOH। तो क्या हुआ Na। चलो मैं आपको याद करा दूं, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, भार 23, 11 23, 11 23, ऑक्सीजन 8 16, हाइड्रोजन 1 1। अब बताओ कितना होगा, 23 प्लस 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 40। ये हो गया 40। चलो जवाब दे दो। M इज इक्वल टू WB की वैल्यू है 5 ग्राम इंटू 1000 बाई MB 40 इंटू V कितना दिया है 500। सारे बच्चे यहां पर बैठे हुए हैं, सबको पता है क्या करना है। जवाब तो बहुत सारे बच्चों का मिल भी गया होगा। क्या आया, अब बताओ क्या होगा, 5 ग्राम, ठीक है। हाँ जी चलो, तो ये मिल गया, 1 2 3, तीनों शून्य कट गया, 5 भी कट गया, ये 5 भी कट गया, ठीक है। अब बताओ क्या बचा, 4, 1/4 मतलब क्या हुआ, पॉइंट कितना हुआ 25। आंसर क्या हुआ 0.25। बी ऑप्शन राइट है ना, बी ऑप्शन राइट। तो देखिए हमारे बच्चे कितने बेहतर तरह से जवाब देते हैं भाई। क्वेश्चन थोड़ा सा और हो क्या आएगा, कुछ होमवर्क भी देंगे आपको, वो बना के रखिए। तो थोड़ा सा और थोड़ी सी कठिन कर दें क्या क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ कर दें क्या क्वेश्चन, बोलो यस नो, बोलो क्वेश्चन थोड़ा कठिन कर दें। क्वेश्चन प्रश्न कठिन हो जाए तो डरना नहीं, वहीं पर तो जूझना है आपको, वहीं पर तो आपको लड़ना है। आपको थोड़े कठिन प्रश्न होना जरूरी है, तभी तो सीख पाएंगे हम कुछ बड़ी चीजों को। नहीं समझ में आया नो प्रॉब्लम, कोशिश तो करें। तो चलो थोड़ा सा कठिन कर देता हूं क्वेश्चन, थोड़ा कठिन कर देते हैं। ये प्रश्न आपके पास है, थोड़ा कठिन हुआ, कैसे हुआ अभी समझाता हूं आपको। यूरिया के 100 ml में, 100 ml विलियन में कर देता हूं, है ना, विलियन में, विलियन में उसके किसके, यूरिया के 6.02 इंटू 10⁻20 अणु है। यूरिया विलियन का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यहां पर अणुओं की संख्या दिया गया है भाई, है ना, किसका संख्या दिया गया है, यूरिया के अणुओं की संख्या दी गई है। अणुओं की संख्या से हम क्या कर सकते हैं, क्या ज्ञात करना है, मोलरता। तो चलिए सांद्रता, मोलरता, एम कैपिटल एम ज्ञात करना है। तो हमें ज्ञात करना है क्या चीज, मोलरता, कैपिटल एम ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या, NB/V इन किसमें, ml में। तो V तो आपको पता है, V कितना है, V in ml में आयतन पता है 100 ml। मोल नहीं दिया गया है ना, इसका द्रव्यमान दिया है, कुछ नहीं दिया। तो क्या दिया, अणुओं की संख्या दिया गया। आपको अभी एक फॉर्मूला बताया था, मोल से संबंधित एक फॉर्मूला बताया था, मोल N इज इक्वल टू N0/Na, N0/Na। ठीक है, अब क्या करोगे, यहां पर N0 क्या, अणुओं की संख्या है, Na क्या है, एवोगाड्रो नंबर है, अभी बताया था मैंने आपको। तो देखो मोल बराबर किसका मोल, B, यूरिया B है, B है यूरिया, तब होगा NB इज इक्वल टू 6.0223 भी लिख सकते हो आप अपनी मर्जी से, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा उसका, इंटू 10⁻20 दिया गया है, डिवाइडेड बाई Na, एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये दोनों कट गया, तो कितना वैल्यू मिला, 10⁻20 माइनस 23, कितना हुआ 10⁻−3, ये वैल्यू NB के वैल्यू। अब इसमें फॉर्मूला रख दो बेटा, कितना होगा
चलिए बोलिए कितना होगा। तो हो गया m इज इक्वल टू एन बी की वैल्यू हो गई 10⁻³ और इसका हो गया 100। 100 मतलब कितना होता है? 100 मतलब होता है ये, तो ये हो गया 100, ठीक। और इसका मतलब हुआ 10⁻⁻ कितना? 10⁻⁻ कितना? -3 और फिर हो जाएगा ऊपर चला गया ना, ठीक, -3 और ये कितना चला जाएगा? -2 हो जाएगा, इतनी वैल्यू। तो कितना हो गया? -5। यस, -5। ये यहां पर ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ml में दिया है और अणुओं की संख्या भी दी गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल हमारा कैलकुलेशन राइट है। तो ये यहां पर ऑप्शन में नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। फिर ऐसे ही क्वेश्चन का सॉल्व करना है, आपको देखना होगा। चलिए नेक्स्ट, आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है इतना, मोलरता, मोललता, मोलंश, और हमने कुछ क्विज देखा, ठीक। अब चलते हैं हाँ जी बोलिए, ठीक है, हाँ जी। अब चलें, क्या करें? आपको कुछ होमवर्क देते हैं, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, जल्दी से इसको सॉल्व करके लाना है। क्लास टाइम है रात को 8 बजे, क्लास 12th के लिए, ध्यान रखिएगा, अल्टरनेट ऑर्डर में होता है। अच्छा, एक मिनट, क्या बैक क्या किया? अच्छा, इसको एमएल में है ना बेटा? हाँ, तो 1000 से नहीं किए थे क्या मल्टीप्लाई? एक्चुअली यहां पर ध्यान देंगे, हाँ जी, 1000 से मल्टीप्लाई नहीं किए, ये होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻3 तो हो जाएगा 10⁻⁻2, यानी कि होगा पॉइंट कितना? 01। ये आंसर होगा, दिया गया, बी ऑप्शन राइट। अच्छा, मैं इसको देख नहीं रहा था, मैंने डाला नहीं 1000, क्योंकि ml लिखे तो 1000 से होगा मल्टीप्लाई। ओके, ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, हाँ बताओ क्या करना है? इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिए क्या आप लोगों ने? बोले जल्दी से। हाँ जी, होमवर्क ये है, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब बताओ कि क्या आप आगे की क्लासेस इसी तरह से पढ़ना चाहेंगे? और बिल्कुल सरल भाषा में, सरल शब्दों में हम यहां पर एक बात और कहेंगे कि भाई नेक्स्ट क्लास में आपको मिलने वाला है, मैं आपको कुछ चीजें जोड़ के दे देता हूं। नॉर्मलता, तुल्यांकी भार और वाष्पदाब राउल्ट का नियम और आदर्श अनादर्श विलयन, ये मैं पढ़ाऊंगा अगले क्लास में। तब तक के लिए आप जरूर तैयार रहिएगा और याद रखिएगा विक्रम हैप केमिस्ट्री .NET विक्रम सिंह को। तो चलिए, जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये सरल वीडियो अपने दोस्तों को जरूर भेजिए। तो आज की ये बातें यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।